नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और ख़बरें क्या हैं आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त जो हंगामा आराइयाँ हैं, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल को पूरी तरह से जो है मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा में भी हंगामे हुए, राज्यसभा में भी हंगामे हुए, सौती वोटिंग हुई, गद्दारों ने अपना काम किया, मुनाफिकों ने अपना काम किया, मुसलमानों से वोट लेकर के जीत दर्ज करने वाले उन्होंने तो गद्दारी की इंतहा कर दी। उसके बाद कौन क्या कहा, कुछ बयानात जारी करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास असल में क्या साजिश है बीजेपी की वो भी मैं बताऊंगा कि वो एक तीर से दो निशाने कैसे लगाती है। पहले तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने वक्फ तरमीमी बिल पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस बिल को जल्दबाजी में पास कराया है, जबकि उस पर आवाम को मज़ीद गौर व फिक्र का मौका दिया जाना चाहिए था। मायावती ने जुमा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन को सुनने के बाद यही महसूस होता है कि अगर मरकज़ ने इस बिल पर आवाम को मज़ीद वक्त दिया होता और उनके तमाम ख़दशात दूर करने के बाद उसे पेश किया होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने ये भी कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत ने बहुत उजलत में बिल को मंजूर कराया, जो मुनासिब नहीं है। अब अगर हुकूमत इस कानून का गलत इस्तेमाल करती है तो बीएसपी मुस्लिम समाज का मुकम्मल साथ देगी, लिहाजा पार्टी इस बिल से मुत्तफ़िक़ नहीं है। ये साफ़ और वाज़ेह तौर पर मायावती ने वाज़ेह कर दिया है। उधर नाज़रीन गिरामी, इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐवान बाला में हुक्मरान तबके की बखिया उधेड़ दी। 130 वक्फ जायदादों की हकीकत भी उन्होंने जो है लोगों के सामने और यहाँ के लोगों के सामने रखने की कोशिश की। इस दरमियान कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए बरसरे इख्तिदार के तनकीद करते हुए कहा कि किस तरह से बीजेपी लीडरान के ज़रिए फैलाई जा रही है वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक गुमराहियाँ। 123 जायदादों के मुताल्लिक फैलाए जा रहे झूठ से भी उन्होंने पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि मुल्क में सभी बराबर है, सभी को अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की तामीर और रख रखाव का हक़ है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन को हर दिन कुचलने वाली ये हुकूमत मुल्क के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम पार्लियामेंट में वज़ीर अक़लियती उमूर और वज़ीर दाखिला झूठ बोलते हैं, मुल्क को गुमराह करते हैं। कल से इस बिल को उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन मुसलमानों के लिए ना तो ये नई उम्मीद है और ना ही उम्मीद की नई शमा। बीजेपी ने पूरे मुल्क में वक्फ के बारे में कई झूठ फैलाए। वो मजीद कहते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसा बताया जाता है जैसे मजहबी खाप पंचायत, इसमें भी तो हुकूमत के मुकर्रर करदा जज होते हैं। मुल्क के वज़ीर दाखिला ने इसे पार्लियामेंट में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अदालत नहीं जा सकता, जबकि सच ये है कि वक्फ एक्ट 1995 की दफ़ा 83/9 के तहत हाईकोर्ट न सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले का तज्ज़िया कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जायदादों के लिए कई अदालतों में मुकदमात लड़ रहा है। आज राज्यसभा में अपनी तकरीर शुरू करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ तारीख़ी हकीकत को सामने रखते हुए सन 1947 में दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था, मुसलमानों कहा जा रहे ये है तुम्हारा मुल्क। उस वक्त मौलाना आज़ाद की सदाएं सुनकर लोगों ने अपनी सर की गठरियाँ उतार कर रख दी थी। आज इस दिल्ली में मौजूद मुल्क की पार्लियामेंट में एक बिल आया है जो हमसे इसी जामे मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा। उधर नाज़रीन गिरामी, बीमार लालू प्रसाद यादव ने भी बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि संगी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की ज़मीनें हड़पना चाहते हो, हज़म करना चाहते हो। दरअसल उनकी पीठ के ज़ख्म का कामयाब ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टरों की निगरानी में है। बताया जा रहा है कि उन्हें ऑपरेशन के बाद आईसीयू से जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है।
इस दरमियान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद के हैंडल से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया गया। इस पोस्ट में लालू यादव ने लिखा है कि संगी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की ज़मीनें हज़म करना चाहते हो, लेकिन हमने हमेशा वक्फ की ज़मीनें बचाने के लिए सख्त कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मज़ीद लिखते हैं कि मुझे अफसोस है कि अक़लियतों, गरीबों, मुसलमानों और आइन पर चोट करने वाले इस मुश्किल दौर में पार्लियामेंट में नहीं हूँ, वरना तन्हा ही काफ़ी था। ऐवान में नहीं हूँ तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, नज़रियात और फ़िक्रों में हूँ, ये देखकर अच्छा लगा। नाज़रीन गिरामी, कपिल सिब्बल का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जायदाद मेरी है, मैं जिसे चाहूँ उसे अतिया कर सकता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है। यह नाज़रीन गिरामी, वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह के बयानात गुज़िश्ता 2 दिन से इस वक्त पूरे भारत के मीडिया में छाए हुए हैं और यही मौजू है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि 1954 और 1995 में बनाए गए दफात में कहा गया था कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं, यहाँ कोई दूसरा शख्स अपनी जायदाद वक्फ बोर्ड पर अतिया नहीं कर सकता। 2013 में पेश की गई तरमीम में इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया। अब इस नए तरमीम बिल में कहा गया कि वक्फ सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे अदालती फैसलों का हवाला दिया जहां हिंदुओं ने मुख्तलिफ मनसूबों जैसे कब्रिस्तान वगैरह के लिए अपनी ज़मीनें अतिया की। उन्होंने कहा कि अब नई शिक में कहा गया है कि अतिया करने वाला कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पैरोकार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब ही वो अपनी जायदाद वक्फ कर सकता है। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि आपने इंतज़ाम किया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट को यह फैसला करने का पूरा इख्तियार होगा कि कोई जायदाद वक्फ है या नहीं। ज़िला मजिस्ट्रेट इसमें क्या तफ्तीश करेंगे वो ख़ुद फैसला करेगा और इसका फैसला हतमी होगा। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब बातें सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि अब तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो है ये पास हो गई है। इस दरमियान में इम्तियाज़ जलील ने क्या बयान जारी किया है एमआईएम के, वो भी सुन ले, फिर उसके बाद में एक और तबसरा करता हूँ कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी तो अंतर कितना था। सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है। वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके। उसमें तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने की बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो जो भी बेचने का है,
6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का, और करोड़ों रुपए की जमीन है। आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद के पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप ये वो जितना भी है, ये किसकी जमीन के ऊपर है? नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है, तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे ये जगह आपली आहे बोल, आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये हायकोर्टामध्ये। उधर नाज़रीन गिरामी, वक्फ तरमीमी बिल पर पार्टी के मौक़िफ़ से नाराज़ होकर जेडीयू के 2 लीडरों ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। बताया जा रहा है कि गैर मुस्लिम लीडरान भी जो है इस तरह से जेडीयू से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के 2 सीनियर लीडर मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद अशरफ अंसारी ने जुमेरात को पार्टी में अपने तमाम अहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड का जवाल शुरू हो चुका है। इनका इस्तीफ़ा वक्फ तरमीमी बिल पर पार्टी की हिमायत के बाद आया है। उन्होंने इस बिल की हिमायत करने पर अपने पार्टी को तनकीद का भी निशाना बनाया। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर मुखालिफत के बावजूद ये बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास हो चुका है। उधर नाज़रीन गिरामी, औकाफ के सिलसिले में जैसे ही बिल पास हुआ है, वहीं पर यूपी में अब इसी के बहाने मुसलमानों की ज़मीनों को गैरकानूनी कहते हुए हड़पने की साजिश में पूरी तरह से अमल दरामद करने के लिए अब यहाँ से फरमान जारी होना शुरू हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल के पास होती योगी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की तरफ से गैर कानूनी करार दी गई जायदादों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वह ऐसी वक्फ अमलाक की निशानदेही करने के लिए मुहिम शुरू करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें कवायद के ख़िलाफ़ वक्फ करार दिया गया है। इन जायदादों की निशानदेही करके मज़ीद ज़ब्ती की कार्रवाई की जाएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा करदा ज़्यादातर जायदादों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 2533 जायदादें रजिस्टर्ड हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की सिर्फ 430 जायदादें सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐलान करदा आदाद-ओ-शुमार इससे कहीं ज़्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 जायदादें हैं और शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 जायदादें। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तालाब, खलियान, गांव की कम्युनिटी की ज़मीनों को भी वक्फ करार दिया गया, जिसे हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया। हुकाम का कहना है कि सरकारी अराजी, गांव की सोसाइटी की ज़मीन और अवामी अमलाक को किसी भी हालत में वक्फ करार नहीं दिया जा सकता। सिर्फ वही जायदादें वक्फ समझी जाएंगी जो किसी शख्स की तरफ से वाज़ेह तौर पर अतिया की गई हो। तो ज़ाहिर से नाज़रीन गिरामी, सिर्फ वक्फ बिल की तरमीमी बिल के पास होने का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था, इसलिए कि इनकी साजिशें तो पहले से ही बनी हुई थी कि किस तरह से इस बिल को पास किया जाए और किस तरह से जो है अलग अलग अंदाज में ऑब्जेक्शन किया जाए, उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, फिर उस पर जो है कब्ज़ा करने की पूरी थ्योरी इस वक्त शुरू हो चुकी है और इसका आगाज़ यूपी से शुरू हुआ ऐसा लगता है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल एक बात इसमें सोचने की ये भी है कि मैं आपको साफ और वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इसमें मरकज़ी हुकूमत या बीजेपी ने या हिंदुत्व तंजीमों ने या बीजेपी के वो जो थिंक टैंकर माने जाते हैं, उन्होंने किस तरह की साजिश रची। 2014 के बाद से बीजेपी के पास अक्सरियत थी और उस वक्त उनको न नीतीश की ज़रूरत थी, न नायडू की और न दीगर उन लोगों की, बल्कि अभी तो उड़ीसा में जो बीजेपी के अपोजिशन में बैठे हुए लीडरान हैं, उनकी पार्टियों की भी कई एमपीस ने जो है लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट किया है इस वक्त तरमीमी बिल को। दरअसल बीजेपी 2025 में ही और बिहार इंतखाबात से पहले क्यों जो है इस तरह की इस बिल को पास करने के लिए उतावली बनी। एक तो इसका एक निशाना था मुसलमानों की जायदादों पर कब्ज़ा करना, वो तो ये बिल पास करके 2014 के बाद किसी भी साल में वो हो सकता था। दरअसल बीजेपी की पॉलिसी ये भी है कि मकामी सतह पर जो पार्टियां मजबूत होती हैं उन पार्टियों को ख़त्म किया जाए, सियासी एतबार से उनकी बिसात को ख़त्म किया जाए
और बीजेपी ये भी जानती है कि मकामी सतह के पार्टियों का सपोर्ट अक्सर मुसलमान भी करते हैं, वो ज़बानी एतबार से, लिसानी व इलाक़ाई एतबार से। मैं आपको मिसाल देता हूँ कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस के मुद्दे मुकाबिल सेकुलर वो पार्टी का जनता दल थी, जिसको लेकर के मुसलमान कभी इधर कभी उधर, जो उनके लिए या अक़लियतें मिलकर के उसको जो है सपोर्ट किया करती थी। लेकिन जनता दल को पूरी तरह से कर्नाटक में ख़त्म कर दिया गया और मुसलमानों को सिवाय या अक़लियतों को या सेकुलर माइंडेड अफराद को सिवाय कांग्रेस की कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। कांग्रेस सिंगल ऑप्शन दे करके बाकी हिंदुत्व वोटों को लुभाने की साजिश बीजेपी की पहले से रही है। जाहिर सी बात है कि सेकुलर हिंदुओं को जिस तरह से वो पोलराइज कर रही है, उससे उसका अंदाज़ा पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है कि अगर अक़लियतों का वोट एक पार्टी की तरफ हो जाए और फिर जो है सिंगल ऑप्शन हिंदू लोगों के लिए बीजेपी का रहे, तो फिर तमाम का तमाम इंतखाब जो है बीजेपी का हो। तो यहाँ जनता दल को पूरी तरह से उसके कैफर किरदार तक उसको किनारा कर दिया गया। महाराष्ट्र में गई, शिवसेना के साथ मिलकर की हुकूमत की, नहीं बना तो शिवसेना को भी तोड़ा और फिर जो है उसके साथ एक और पार्टी को भी तोड़ दिया। और वहाँ पर भी मकामी सतह पर जो सबसे मजबूत महाराष्ट्र में शिवसेना का गढ़ माना जाता था, उसको टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से कर दिया कि अभी नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा शायद वो शिवसेना और एनसीपी का भी वो सपोर्ट ना ले, सिंगल इलेक्शन लड़े। इसी तरह बहुत सारे इलाकों में वो करना चाह रही है। मणिपुर की सूरत हाल आप देख लें, उड़ीसा की तरफ आप देख लें, किस तरह की सियासत अंदरूनी सतह पर खेली जा रही है। जाहिर सी बात है कि केरला में और तमिलनाडु में उनका चलता नहीं है, वरना वहाँ भी वो पूरी तरह से इस वक्त जो है पोलराइज करने की कोशिशें कर रहे हैं। तेलंगाना में कामयाब नहीं हुए तो आंध्रा में नायडू का दामन थाम करके वो इख्तिदार तक तो आ चुके हैं, लेकिन नायडू को उससे मुसलमानों की वोट कटवा करके उसको किनारा करने का एक ही ज़रिया बच सकता था और वह है मुसलमानों को नायडू से नाराज़ करवाना। और बिहार में भी नीतीश के साथ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है और कब तक जो है वो नीतीश के सहारे, नायडू के सहारे आंध्रा में और नीतीश के सहारे बिहार में, वो आंध्रा में भी हुकूमत करना चाहती है बीजेपी तने तनहा और बिहार में भी हुकूमत करना चाहती है तने तनहा, महाराष्ट्र में भी तने तनहा हुकूमत करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि मकामी सतह की पार्टियों को ख़त्म करो, अपोजिशन में सिर्फ एक पार्टी रखो और उसको मुस्लिम नवाज कह कर के हिंदू वोटों को जो है उससे दूर करो और फिर हिंदुओं को बीजेपी को वोट डालने पर मजबूर करो। इसीलिए जो है 2025 में वक्फ तरमीमी बिल को पास करवा करके वो साफ और वाज़े तौर पर मुसलमानों के नज़रों में, अक़लियतों के नज़रों में नायडू को और नीतीश को जो है पूरी तरह से खोखला कर दिया है। जाहिर सी बात है कि नायडू मुमकिन है कि 4 साल तक वो वहाँ हुकूमत करेंगे, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ होगा वो जानते ही हैं। फिर उसके बाद जो है इस वक्त बिहार आने वाले इलेक्शन में बिहार को पूरी तरह से तोड़ करके बीजेपी अगला सीएम अपनी पार्टी से रखवाना चाहती है। वो सपोर्ट तो ज़रूर लेगी नीतीश की, लेकिन अपना सीएम वहाँ पर रखने की जो साजिश इस वक्त बिहार में हो गई, एक मरतबा उनका सीएम बन गया फिर समझिए कि बिहार की ज़मीन आपके हाथों से खिसक गई और बीजेपी उस पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर देगी। तो एक तीर से दो निशान बना करके कि नीतीश और नायडू की पूरी तरह से सियासी साख को ख़राब भी किया जाए और अपना दामन भी ठीक किया जाए और अपने वोट भी बचाए जाए, इस तरह से जो है बीजेपी इस वक्त ये साजिश रची है। ये ना नायडू को पता चल रहा है, ना नीतीश को, ना उन पार्टियों को जो पार्टियां इस वक्त जो है वक्फ तरमीमी बिल का सपोर्ट करके बीजेपी की पूरी मान करके चले हैं। इस तरह की कई तबसरे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के तस्करी कर रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल को सामने लाने के लिए किस तरह से अपने आप को सेकुलर कहने वाले पार्टियों को बीजेपी ने बकरा बनाया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।